नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट सामाजिक विज्ञान। और इसमें 6 to 8 सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर सामाजिक विज्ञान 8 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न का यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और इसमें हम लोग टोटल 45 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपका 45 प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान से रहता है और आपका 15 प्रश्न पेडागोजी से रहता है। तो यानी कि टोटल 60 प्रश्न रहता है, जिसमें से हम लोग 45 प्रश्न को देखेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक देखेंगे। और देखिए, अगर आपको सीटेट पास करना है तो ये जो सामाजिक विज्ञान है ना, 6 to 8 अगर आपको पास करना है तो ये सामाजिक विज्ञान आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये आपका आप आराम से 45 में कम से कम तो 42-43 आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी तैयारी अच्छी से कर लिया जाए तो। ठीक है, अच्छी से अगर आप अच्छे से तैयारी अगर कर लेते हैं तो आराम से 42 से 43 नंबर 40 प्लस आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो गया है। आज से पूरी तैयारी आपको इसकी कराई जाएगी सामाजिक विज्ञान की। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो आप तैयारी करते रहिए, है ना। और पेडागोजी का भी क्लास आपका चलेगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं 8 दिसंबर से। और जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सामाजिक विज्ञान का, उसका सारा का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। 19 का, 20 का, 18, 17 जो भी हुआ है आपका सबका यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 6 to 8 यानी कि पेपर सेकेंड है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखिए आपको है सीटेट के लिए, तो ये यहाँ पर आपको नंबर दे दिया गया है 7857824310। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित और भी जो भी जानकारियाँ हैं मिलते रहती है। ठीक है, तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, ये सामाजिक विज्ञान का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, आपको आ जाएगा मेरा चैनल। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए बीपीएससी का भी आपका टेस्ट चल रहा है, तो बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बीपीएससी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे टेस्ट आपको कराए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सीटेट का सॉल्व पेपर 8 दिसंबर 2019 का पेपर सेकेंड 6 to 8। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आप लोग अपना अपना कॉमेंट नीचे करते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। ऑप्शन देखिए 4 है। देखिए सीटेट का जो पेपर है ना, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन रहेगा काफ़ी बड़ा बड़ा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आपके पास समय है। क्योंकि ये 45 में अगर आप 40 ले आते हैं तो आपको कितना लाना है, अब सिर्फ 50 नंबर लाना है। क्योंकि 90 में आपको क्वालिफाई करना है, हमको क्वालिफाई सिर्फ करना है। ठीक है, आप 90 ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाइएगा। क्योंकि बिहार में अब इसका वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, कि आप 105 ला रहे हैं कि 120 ला रहे हैं तो उस प्रकार से आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। तो आपको क्वालिफाइड करना है। तो अगर 40 आप ले आते हैं तो आपके पास कितना बचा, सिर्फ 50 नंबर और लाना बाकी है। ठीक है, 40 आप कितना में ले आए हैं, 45 में ले आए हैं 40, यहाँ 15 तो और बचा। 15 में आप कम से कम 5 तो जरूर लाइएगा, तो 5 इसमें और अगर जोड़ लीजिएगा तो 45 नंबर इसका हो गया। यानी कि 60 प्रश्न में आप 45 ले आए हैं। आपके पास प्रश्न अभी कितना बचा है, 90 प्रश्न है। 90 प्रश्न में आप 45 नंबर नहीं लाइएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो एक पोर्शन को अगर आप सही कर लेते हैं तो आप ऐसे ही क्वालिफाइड कर जाइएगा। हिंदी देखिए, हिंदी कोई खास नहीं पूछा जाता है आपको, है ना। गद्यांश पद्यांश आप आराम से गद्यांश पद्यांश 10 नंबर में आप 8 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मुहावरा वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल आप आराम से इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। 6 to 8 तो सबसे ज़्यादा आसान है, 1 to 5 भी आसान है, दोनों आसान है अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए, मतलब ये एक स्ट्रेटजी बना करके, है ना। तब चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो कह रहा था कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे।
ठीक है। और 1857 के बाद ही जो कंपनी का शासन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि त्रुटिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। दूसरा ऑप्शन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तीसरा है कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर सके। और चौथा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बना करके। तो देखिए, फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद जो आपका चैप्टर वाइज यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ज्योग्राफी में जैसे कि 6 से लेकर के 8 तक जितने भी चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 6 to 8 ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया। तो ये तीनों पोर्शन का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि जनता को मतदान का अधिकार, दूसरा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो सेकेंड का आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता। लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड का 4। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार भी कहा जाता है। इसी को आप प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं, या प्रतिनिधि सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है। देखिए, लोकतंत्र जो है, आप हमारे बहुत सारे जो अभी वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत सारे देश अपना रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। आपका यूके, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बहुत सारे कंट्री है जो वर्तमान में सैकड़ों कंट्री है जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो आपको पता होगा कि लद्दाख को जो आपको कहा जाता है छोटा तिब्बत। ठीक है, लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत, याद रखिएगा। लद्दाख जो है दोस्तों, ये काराकोरम और हिमालय पहाड़ियों से घिरी हुई है ना। लद्दाख वाला क्षेत्र, इसे न केवल तिब्बत के साथ भौगोलिक निकटता के कारण लिटिल तिब्बत के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी कि छोटा तिब्बत को इंग्लिश में कह दिए लिटिल तिब्बत, और क्या है इसको, है ना, तो लिटिल तिब्बत भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहा जाता है? तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, बी है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, सी है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, और चौथा नंबर ऑप्शन है कि राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। देखिए, अपील प्रणाली का मतलब आपका ये हो गया कि जो निचले न्यायालय के जो आदेश आएंगे उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, 4 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? मतलब कि वैसा क्षेत्र, है ना, जो 3 तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरे हुए, यानी कि जल से घिरे हुए क्षेत्र। ये वाला जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ना, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ट्रायंगल आकृति का है। प्रायद्वीप की आकृति कैसी होती है? तो ट्रायंगल होती है। ठीक है, इधर जल है, इधर जल है और इधर जल, यानी कि 3 तरफ क्या है, जल से घिरे हुए क्षेत्र है, और एक तरफ से क्या है, स्थल है, यानी कि ऊपर से क्या है, स्थल है, और 3 साइड से क्या है, जल है। इसी को कहा जाता है आपको क्या,
प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। अब देखिए, महानदी की बात कर रहा है और कृष्णा नदी की बात कर रहा है। तो महानदी कहाँ से बहती है? तो महानदी तो निकलती है आपको ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा राज्य होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आपको। और देखिए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रहा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए जाकर गिर जाती है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका पहले ही गलत हो गया। और नहीं, आपको पूछ रहा था कि कौन सा पठार का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये जो नदियां हैं, महानदी और कृष्णा नदियां, ये पश्चिम नहीं पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, उतर है ऊपर है उत्तर, नीचे है आपका दक्षिण। ठीक है, तो इधर पश्चिम से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बी नंबर देखिए, ऑप्शन कह रहा था कि यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार किधर स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार ये उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। ये तो ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर कह रहा था कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, तो ये अरावली यहाँ पर पर्वत है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम वाले भाग में। 4 नंबर ऑप्शन था कि यहाँ कोयला, लौह अयस्क की खनिज की प्रचुरता है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में ही तो कोयला, लौह अयस्क खनिज आपको पाया जाता है ना। आप कोयला कहिए, लोहा कहिए, है ना, तांबा कहिए, सीसा कहिए, जस्ता कहिए, अब्रक कहिए, सब चीज़ तो दक्षिण भारत में ही आपको, प्रायद्वीपीय भारत में ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जो है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है और फिगर वाला प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 नंबर। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, यानी कि अफ्रीका महादेश के बारे में सही है, कौन सा कथन? तो ऑप्शन कह रहा है कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया से अलग करता है, तो बिल्कुल गलत है। यूराल पर्वत आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है। बिल्कुल ही सही बात है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, एक ऐसा महादेश है जो जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। ठीक है, तीनों जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं आपको, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? तो वो है एकमात्र महादेश अफ्रीका महादेश। ठीक है, और गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपको गलत है, क्योंकि गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। चलिए देखिए, अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ जानना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका जो है दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो पहला है आपको एशिया और दूसरा है आपको अफ्रीका। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो है अफ्रीका आपका। और अफ्रीका से तो आपको बता दिया गया है कि तीनों काल्पनिक रेखाएं यहाँ पर से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, आखिर इसका कारण क्या है? यानी कि भारत के दक्षिण भाग में तमिलनाडु जो राज्य है आपका, है ना, ये देखिए है तमिलनाडु। ठीक है, ये है तमिलनाडु और इसके ऊपर मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ठंडे के दिनों में, शरद ऋतु में, शरद का मतलब क्या हुआ? ठंडा ऋतु। तो ठंडे के दिनों में यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए, ठंडे के दिनों में भारत में 2 जगह वर्षा होती है। एक तो हो गया दक्षिण भारत आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, दूसरा जो वर्षा होती है वो होता है आपको पंजाब, हरियाणा, आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, थोड़ा बहुत इसका असर बिहार तक भी आ जाता है, यूपी। ठीक ना, तो 2 जगह वर्षा होता है ठंडा के दिन में। ठीक है, तो आखिर दोनों का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो चलिए कारण को देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा था आपका कि पवन जो है स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रवाहित होती है। तीसरा है कि पवन जो है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। 4 है कि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पवन जो है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है।
देखिए इसका जो मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा फिगर में, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए इसको जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होता है इसको कहा जाता है लौटती हुई मानसून। लौटती हुई मानसून में क्या होता है कि ठंडे के दिनों में यानी कि नवंबर दिसंबर में ये वर्षा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर यानी जनवरी में भी थोड़ा बहुत कभी देखने को मिल सकता है, लौटते हुए मानसून इसको कहा जाता है नवंबर दिसंबर में। तो ये जो होता है ये जो क्योंकि ये आता है कहाँ से, तो नॉर्थ ईस्ट से। ये हवाएं जो आती है नॉर्थ ईस्ट से आती है। नॉर्थ ईस्ट से आने के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से ये नमी चुराती है और यहाँ पर आपको टकराती है, यानी कि पूर्वी घाट पर्वत पर यह टकराती है और यहाँ पर आकर के वर्षा करती है। क्योंकि यहाँ से आ रही है तो ये सूखी हवा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो ये सूखी हवा है, लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आएगी तो यहाँ से नमी ले लेगी, क्योंकि यह पूरा क्या है, जल ही जल है। और फिर ये पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत है, यहाँ से ये टकराएगी और तमिलनाडु, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत केरल, थोड़ा बहुत कर्नाटक, यहाँ पर वर्षा करेगी। सबसे ज़्यादा वर्षा जो करती है वो कोरोमंडल तट पर यानी कि तमिलनाडु के तट पर यह वर्षा करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत के मतलब आपको कई बार आपको बताए थे, भ्रंश पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, है ना, सब इसी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत, है ना। तो इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। छठा क्लास में पढ़ना है भ्रंशोत पर्वत, ठीक है, छठा क्लास मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी। आप छठा देखिए, ज्योग्राफी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री आप जा करके देखिए हमारे प्ले लिस्ट में, आपको ज्योग्राफी काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया गया, लाइन वाइज लाइन पढ़ाया गया है। आप जा करके पढ़ सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन है वासजेस पर्वत, हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत या फिर यूराल पर्वत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वासजेस पर्वत। देखिए वासजेस पर्वत जो है ये है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो मान लिया जाए ये कोई क्या है, चट्टान है, बहुत बड़े पर्वत है, ठीक है, पर्वत है या चट्टान है, इसका जो बीच वाला भाग है या फिर साइड वाला भाग है, ये क्या हो गया, बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस के यहाँ आ गया। बीच वाला भाग क्या हुआ, ये भाला भाग जो हो गया, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, आ गया नीचे, ठीक है, धंस के आ गया नीचे। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भाग क्या हो गया, धंस के नीचे चला गया। या फिर क्या होता है कि ये वाला भाग आपको चल गया नीचे और ये वाला भाग रह गया ऊपर। तो इस प्रकार से जो आकृति का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है भ्रंशोत पर्वत आपको, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे पर्वत हैं जो आपको भ्रंशोत पर्वत की उदाहरण है। मैं कुछ नाम बता देता हूँ। तो एक तो हो गया वासजेस पर्वत आपका, ये याद रखिएगा, है ना। वासजेस पर्वत जो है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा पर है। ये आपको यूरोप में पड़ता है वासजेस पर्वत, और ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा पर है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है आपका, ठीक ना, ये भी आपको भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट। और एक और है आपका साल्ट रेंज, ठीक है, साल्ट रेंज जो पर्वत है ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल है आप याद रखना है। और इसके अलावे जो आप यहाँ पर पर्वत देख रहे हैं जैसे हिमालय है, यूराल है, अपलेशियन है, तो ये किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये है दोस्तों आपको इसको कहा जाता है मोड़दार पर्वत, है ना, मोड़दार पर्वत इसको कहते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत या फिर अपलेशियन पर्वत, ये सब कैसे पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। अब मोड़दार पर्वत का और भी कुछ उदाहरण है, जैसे रॉकी पर्वत, ठीक है, पूछा जाता है रॉकी पर्वत कहाँ है, तो रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। रॉकी पर्वत हो गया आपका, रूस में यूराल पर्वत हो गया, है ना, यूराल कहाँ है, रूस में है। यूराल पर्वत ही जो है आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है वो भी आपका मतलब कि अभी क्या बताए थे, मोड़दार पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए, और यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कथन एक और कथन बी यहाँ पर दिया गया है और उसी के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर चुनना है। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये तो बात सही लग रहा है ना, कि पृथ्वी से हमें एक ही भाग दिखता है चंद्रमा का, और इसका रीज़न भी आप जानते होंगे, है ना।
चलिए उसका रीज़न भी हम आगे बताएंगे आपको। कारण कह रहा है कि कारण क्या है आखिर एक ही भाग दिखने का, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। भैया दोनों बात बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी बिल्कुल ही सही है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। और यही कारण है कि जो चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं, और क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में ये पूरा कर लेता है। ठीक है, और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, इसके वजह से हम एक ही भाग उसका देख पाते हैं, यानी कि लगभग हम 57% भाग हम देख पाते हैं चंद्रमा का। ठीक, याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग, तो 57%। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि कायांतरित सेल के बारे में। देखिए सेल के बारे में आपको काफ़ी बताया गया है, अब बार बार हम कह रहे हैं कि आप विस्तार से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, विस्तार से पढ़ लीजिएगा ना एनसीईआरटी बुक, तो ये सब चीज़ चटनी लगेगा आपको, है ना, ये सब चीज़ क्या लगेगा, चटनी। ठीक है, हाँ, तो ये कायांतरित सेल किसको कहते हैं, तो सेल तो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो अब कायांतरित सेल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन कथन ये है कि आग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल ही सही बात है। सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण होता है वो है आग्नेय चट्टान, फिर है अपसादी चट्टान और उसके बाद कायांतरित चट्टान। तो ये दोनों जो चट्टान है आग्नेय और अपसादी, इन्हीं दोनों चट्टान का ताप और दाब की क्रिया की वजह से कायांतरित चट्टान में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बी नंबर कह रहा था कि कायांतरित सेल जो है उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, और सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो यहाँ पर ए बी भी आपका बिल्कुल ही सही है और सी भी आपका बिल्कुल 100% सही है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, तो ये है कायांतरित सेल के बारे में, याद रखना है। और अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप आग्नेय सेल के बारे में भी जानिए, अवसादी चट्टान के बारे में भी जानिए, क्योंकि अवसादी चट्टान में ही आपको पाए जाते हैं जितने भी पेट्रोलियम वगैरह खनिज, ये सब चीज़ पाया जाता है आपको कहाँ, तो अवसादी चट्टान में ही पाया जाते हैं। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। जी हाँ, आप देखते होंगे रात में कभी अगर छत पर सोए हैं तो देखिएगा कि लगता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है, जलते 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 बीच रास्ते में ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन यही जलने वाला जो उल्का पिंड है कभी कभी बहुत बड़ा होता है और पूरा नहीं जल पाता है और ये पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, और उससे बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं पृथ्वी में, है ना, जैसे कि महाराष्ट्र का लोनार झील, नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र का लोनार झील जो है ये इसी प्रकार से बना हुआ झील है। ठीक है, और ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे दुनिया में झील हैं। ठीक है, जो उल्का पिंडों के वजह से निर्माण हुआ है आपका। चलिए, तो आप बताइए कि ये जो उल्का पिंड है ये किस मंडल में आने के बाद क्या हो जाता है, ये जल जाता है। देखिए जलता क्यों है आखिर, तो जलता है ये घर्षण के वजह से। इतना ज़्यादा घर्षण इतना तेज़ी से आता है ना कि घर्षण के वजह से पृथ्वी के कक्ष में आने के बाद ये इतना ज़्यादा घर्षण होता है वायुमंडल क्षेत्र में कि ये जलने लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपको मध्य मंडल में, मध्य मंडल में आने के बाद ये जल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। देखिए ऋतु प्रवास क्यों किया जाता है, ऋतु प्रवास मतलब क्या हुआ कि ऋतु के अनुसार क्या करना है कि अपना आवास जो है बदल लेना है। अब ठंडा के दिन हुआ, अब जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पर्वत है, पर्वत पर गर्मी के दिनों में जो घुमंतु लोग होते हैं, भोटिया लोग होते हैं, वो आपको पर्वत के ऊपरी वाले भाग में रहते हैं गर्मी के दिनों में। ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंडा आता है तो यहाँ पर पूरा बर्फबारी होने लगता है ना, तो ये कहाँ अपना स्थान बदल लेते हैं, नीचे बदल लेते हैं। यानी कि ये कहाँ आ गए, अब ये जो व्यक्ति थे अब ये आ गए नीचे। तो इसी को कहेंगे क्या, ऋतु प्रवास, यानी कि ऋतु के अनुसार अपना आवास को बदल लेना। ठीक है, गर्मी में कहाँ थे, गर्मी में ये थे ऊपर, लेकिन ठंडा में कहाँ आ गए, ये नीचे आ गए। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन क्या इसका सही होगा। कह रहा है कि ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है। बी नंबर कह रहा है कि लोगों के आवागमन से। सी कह रहा है कि घरों के आसपास बसावट से। और डी कह रहा है, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन है कि एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत से। तो ऋतु प्रवास किसको कहेंगे दोस्तों,
ऋतु प्रवास कहेंगे लोगों के आवागमन से, है ना, लोगों के आवागमन से। लोग जो हैं, जनता जो है, पब्लिक जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, किसके अनुसार, तो ऋतु के अनुसार, है ना। ठंडे दिनों में दूसरे जगह चले जाते हैं, गर्मी के दिनों में दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थाई पवनों के संबंध में बताना है। देखिए पवन जो होते हैं ना, अस्थाई पवन और अस्थाई, दो प्रकार के पवन होते हैं। तो अस्थाई पवन किसको कहेंगे, नाम ही है अस्थाई, है ना। अस्थाई का मतलब हमेशा इसी रास्ता से बहेगा, ठीक है। अस्थाई का मतलब क्या हुआ, पूरब से बह रहा है तो हमेशा क्या बहेगा, ये पूर्वे से बहेगा, कभी नहीं ये पश्चिम से बह सकता है हवा, तो इसको कहेंगे अस्थाई हवा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कह रहा है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, और बी नंबर है कि पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो कथन कह सकते हैं इसको, तो कथन जो था ये पहला नंबर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। लेकिन जो बी नंबर कथन दे रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी पवनें इसका उदाहरण है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए सही है और बी गलत है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक। देखिए अस्थाई पवन उसको कहेंगे जैसे कि पछुआ पवन, नाम सुने होंगे आप, पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन, या फिर ध्रुवीय पवन, ठीक, या फिर व्यापारिक पवन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, व्यापारिक पवन। तो ये तीन जो पवन है दोस्तों, ये है आपका क्या, तो अस्थाई पवनें। अगर ये तीन नाम यहाँ पर रहता तो ये सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट है 14 नंबर की ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ज्योग्राफी से पूछा जाता है। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, लाइन बाई लाइन वहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए और इसको बनाइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ हमको आता है, ठीक है। चलिए तो ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण। देखिए ये जो कंपोस और लानोस जो है, ये घास के मैदान है। क्या है ये, घास के मैदान है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति, गलत बात है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये भी गलत है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ये भी गलत है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा घास है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। क्योंकि जो ब्राज़ील आता है ना, ब्राज़ील आप अपने वर्ल्ड मैप पर देखिएगा तो ब्राज़ील जो आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। मैंने बता चुका हूँ कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ने के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर तो ज़्यादा विस्तार से बता नहीं सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर कह रहा है कि जलवायु के संबंध में बताना है। देखिए जलवायु के संबंध में कथन 1 और कथन बी पर यहाँ पर विचार करते हैं। कथन 1 जो कह रहा है कि जलवायु जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, और बी है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसका क्या होगा 15 का। देखिए यहाँ पर जैसे ही आ गया सिर्फ शब्द, जिसमें सिर्फ लगा रहे 99%, वो क्या होता है, गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर ये तो गलत हो गया। ए नंबर ऑप्शन कह रहा था कथन है कि जलवायु जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो ये भी गलत है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु नहीं कहते हैं, उसको मानसून कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मौसम कहा जाता है। दिन प्रतिदिन जो बदलता है ना, इसको क्या कहते हैं, मौसम, ठीक है। जैसे कि सुबह में थोड़ा सा ठंडा रहता है, दोपहर में गर्मी, फिर शाम में थोड़ा सा ठंडा, तो इसको मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु नहीं है। जलवायु का मतलब होता है ना कि लगातार 30 साल तक, लगातार कितने साल तक, लगातार 30 साल तक एक प्रकार का यहाँ पर जलवायु हो, तो उसको कहा जाता है जलवायु, ठीक है। हाँ, मौसम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन जो बदलते रहता है आपका, ठीक। और ऊंचाई और ऊंचावच पर, ये तो सिर्फ जहाँ शब्द देखे सिर्फ, तो बिल्कुल ही क्या होता है, गलत शब्द होता है, ठीक है। सिर्फ वाला आप छाट दीजिएगा पहले नंबर में। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए कह रहा है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और बी है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब
अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। किसके आधार पर? ऊर्जा स्रोत की पहचान यहाँ पर करने के लिए आपको कह रहा है, ए और बी के आधार पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, सीधा ऑप्शन पर चल जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़िए ना, अच्छा से क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर प्रयास कीजिए चुनने का, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को आते रहता है ना, आता है वो क्वेश्चन को आते हुए गलत करके आ जाते हैं। बहुत सारे लोग का ये कमेंट आता है कि सर टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं बचत हुआ। भैया टाइम कैसे बचत होगा? आप पहले से सेट तो बनाए नहीं, प्रीवियस ईयर तो बनाए नहीं, प्रैक्टिस सेट तो बनाए नहीं, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस सेट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली एक सेट बनाइए, डेली एक सेट बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो बनाना ही है, एक बार नहीं 10 बार बनाना है, ठीक है। आजकल जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है, तो एक बार नहीं इसको 10 बार बनाना है और पूरा इसको याद कर जाना है, ठीक है। समझ समझ के याद करना है, यानी कि रट्टू तोता की तरह याद कर लिए, ठीक है। चलिए अब इसके ऊर्जा स्रोत के यहाँ पर पहचान करने के लिए कह रहा है, तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का जो आंसर हो जाएगा, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही। तो मोम परंपरागत है, बिल्कुल गलत है। बायोगैस, ये भी आपका गलत है। प्राकृतिक गैस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। और बी नंबर कह रहा था कथन कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये प्राकृतिक गैस का ये उदाहरण है आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 17 नंबर। 17 कह रहा है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैत्री, मैत्री का नाम सुने होंगे। तो मैत्री जो है दोस्तों, ये अंटार्कटिका में अवस्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका, बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि अंटार्कटिका ऊपर है कि नीचे है। अब देखिए, ये है मान लीजिए पृथ्वी, ये क्या है आपका? ये है आपका पृथ्वी। और पृथ्वी भी जो ये है उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर ईस्ट और इधर क्या होता है? वेस्ट, पूरब पश्चिम, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है ना, ये दक्षिण वाला भाग को कहा जाता है और उत्तर वाला भाग को कहा जाता है आर्कटिक। उत्तर वाले को क्या कहते हैं? आर्कटिक, और दक्षिण वाले को अंटार्कटिका। तो ये ही में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर था कि वो नीचे था। तो याद रखिएगा ये नीचे है, ठीक है। चलिए, तो मैत्री कहाँ हो गया आपका? दक्षिण में अंटार्कटिका, ठीक है, में अवस्थित है। एक शोध संस्थान है आपका, ठीक। चलिए, और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये जो मैत्री शोध संस्थान है 1989 ईस्वी में, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का पहला, अगर पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध संस्थान कौन सा था, तो उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री पहला जो था, दक्षिण गंगोत्री था। और दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना हुई थी 1983-84 में, ठीक है। और 1983-84 में, और मैत्री का हुआ था स्थापना 1989 में। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, अभी जितना प्रश्न देख रहे हैं सारे ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योग्राफी अगर जाकर के आप पढ़ लीजिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। हाँ, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो खनिज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन कह रहा है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। बी है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संघटक होता है। और 4 ऑप्शन है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा कि खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं। सभी खनिज अधात्विक कैसे होगा? जैसे ही लगा दिया सभी, तो भैया ये क्या हो गया? गलत। सिर्फ कुछ 2-4 को वर्ड जो है, सभी, सिर्फ, ये सब जहाँ लगा हुआ रहे ऑप्शन में, समझ लीजिए वो क्या है? 99% वो ऑप्शन क्या है? गलत है। समझें? ये सब कुछ कुछ वर्ड, आप कुछ कुछ ट्रिक भी काम करता है एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी मायने रखता है ना। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखते हैं तो एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, निगेटिव रहेगा तो आधा, कोना पौना, बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ और गंगा घाटी और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो 19 का मिलान कर दीजिए फटाफट। नर्मदा घाटी जो आपका किससे मिल जाएगा? तो नर्मदा घाटी आपको मिल जाएगा आखेट और संग्रहण से संबंधित है, ठीक है। नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण, यानी कि दूसरा से इसको मिला दीजिए। वज्जी जो हो जाएगा दोस्तों, आरंभिक गणतंत्र था वह कब? वज्जी, ठीक है, आरंभिक गणतंत्र आपको मिल जाएगा। गारो की पहाड़ियाँ जो हो जाएगा आपका, ये किससे मिल जाएगा? तो ये आरंभिक कृषि हो जाएगा। गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि हो जाएगा। गंगा घाटी
घाटी, तो गंगा घाटी किससे मिल जाएगा, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर थे गंगा घाटी में, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ था प्रथम नगर। तो ये मिला लीजिएगा खटाखट आपको, है ना, और याद हो जाएगा। नर्मदा हो जाएगा आखेट संग्रहण, ये बार बार मिलाने के लिए दिया जाता है। वज्जी हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र, गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। चलते हैं, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दो कथन है ए और बी और भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के, तिथि और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कथन एक में क्या है, कथन बी में है। कथन एक कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो 20 का जो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है आपका, चलिए कौन सा यहाँ पर सही है कौन सा यहाँ पर गलत है। तो 20 का जो हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर पहले देख लेते हैं। तो ये नंबर जो आपका है, ये आपका कथन कह रहा है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, कथन गलत है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यहाँ पर क्या शब्द आया, एकमात्र, सभी, सिर्फ बोले थे ना। देखिए एक वर्ड यहाँ पर और आ गया, तो ये सब वर्ड जहाँ लगा रहे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया गलत। और बी क्या कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये आपका सही है, यानी कि ये गलत, बी सही। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और बी सही है। चलिए आगे देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न। क्योंकि आजकल कथन और कारण वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, दिमाग आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े होंगे, लाइन वाइज लाइन पढ़े होंगे, तभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए 21 प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। कथन एक और कथन बी किसके बारे में दिया गया है, तो 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कह रहा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकालने की सलाह दी गई। कथन था। बी है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो 21 का यहाँ पर क्या होगा, देखिए 21 का यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्या देख लीजिए। चलते हैं, कथन ये कह रहा है कि कई चित्रों में, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझिए पहले। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ये आपका बिल्कुल ही सही है। कथन बी है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी आपका सही है। कथन भी सही है ये भी, और कथन बी भी सही है। ये भी तो सही है, लेकिन यहाँ पर कारण सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि व्याख्या सही नहीं दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 3 नंबर की ए और बी दोनों सही है, लेकिन किंतु ए का सही व्याख्या बी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। ठीक, देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसका जो डिस्कशन है, वो लास्ट में आपको दे दिया गया है। तो पीडीएफ जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा नीचे इसका पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। प्राथमिक स्रोत किसको माना जा सकता है आरंभिक मानवों पर समझ के लिए? ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल चित्रकला, और 4 नंबर है पादशाहनामा चित्रकला। तो 22 का क्या होगा, 22 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जो है, ये आरंभिक मानव को समझने के लिए ये प्राथमिक स्रोत ये माना जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। प्राथमिक स्रोत माना जाता है इसको। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर।
कह रहा है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ाया जाता था, क्या होता था। ऑप्शन ए कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए पढ़ाया जाता था, सरकारी संस्थानों में पढ़ाया जाता था, एक निश्चित फीस लेकर के पढ़ाया जाता था, या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़ करके जब ये खेतों में काम करते थे तो पढ़ाया जाता था। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 4, यानी कि ब्रिटिश काल से पहले भारत में बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था। ठीक है, साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन फसलों की कटाई के समय को छोड़ करके, क्योंकि उस समय वे समय क्योंकि वे समय खेतों में काम करते थे, इसीलिए जब फसल की कटाई होती थी तो उस समय पढ़ाई नहीं होता था, उसके अलावा साल भर पढ़ाई होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि नीचे दो कथन 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है? तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के बारे में। कब का? तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में। कथन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और बी कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो 24 का हो जाएगा दोस्तों। कथन जो एक है ये आपका गलत है और बी आपका सही है, यानी कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये आपका गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला सवाल है आपका 25 नंबर। देखिए BCE का तात्पर्य क्या है? BCE का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, बिफोर क्राइस्ट ईरा। BCE क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट ईरा। और बिफोर क्राइस्ट ईरा यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं गया है। BCE का तात्पर्य इतिहास के अंतर्गत पूर्व कॉमन एरा कह सकते हैं, या पूर्व क्राइस्ट एरा, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, दोनों से लगाया जाता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था 1 ईस्वी में माना जाता है ना, 1 ईस्वी में माना जाता है। CE 1 CE में माना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में हम लोग यही कैलेंडर का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है एक कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका आखिर सही में क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 26 नंबर का रहा है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे पता चलता है ना? आपको कैसे पता चला कि पूरा पाषाण काल में भी क्या होते थे? शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। दूसरा है कह रहा है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तीसरा ऑप्शन है कि महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। चौथा ऑप्शन है कि शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। तो कैसे हमें पता चलता है? 26 का क्या हो जाएगा आपका? 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 3rd नंबर हो जाएगा। इसलिए पता चलता है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले वहाँ से, है ना। कहाँ से मिले हैं? तो पटने से मिला है। महाराष्ट्र में पटने एक जगह है, ठीक है, याद रखना है। यानी कि ये जो पूरा पाषाण युग था आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। हाँ, चलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो शुतुरमुर्ग है ना, ये जो शुतुरमुर्ग है एक मतलब कि एक जीव ही है ना, तो ये जो निवासी होते मतलब ये अफ्रीका का मूल निवासी इसको माना जाता है शुतुरमुर्ग को, ठीक। चलिए अफ्रीका का मूल था ये और उसके बाद ये धीरे धीरे विश्व में फैला गया। अगला है 27 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आखिर हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, आखिर इसका खत्म कैसे हुआ। ये सभ्यता इतनी सुसज्जित सभ्यता, इतनी शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कैसे थी, शहरी सभ्यता, आखिर ये समाप्त कैसे हुआ। चलिए तो ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, या संभवतः नदियाँ सूख गई थी। अब बताइए कि इनमें से क्या होगा। 27 का जो हो जाएगा दोस्तों
ये तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। देखिए, जंगल का विनाश होने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। फिल्म भी आप देखे होंगे मोहनजोदाड़ो, है ना, उसमें भी बाढ़ आया था और पूरा मतलब ख़त्म हो गया था। तो ये भी आपका हो सकता है। फिल्म भी तो उसी आधार पर बनाता है ना, हिस्ट्री के आधार पर ही तो फिल्म बनता है। डी नंबर ऑप्शन है कि संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये भी आपका सही हो सकता है। तो ये सी डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 4 नंबर। अगला है 28 नंबर की, कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। देखिए, बौद्ध धर्म जो था ना, ये 2 भाग में बट गया था। आपको 2 भाग में कब बटा था? जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपको कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ? कुंडल वन, यानी कि जम्मू कश्मीर में। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडल वन जम्मू कश्मीर में, तो उस समय बौद्ध धर्म जो था 2 भाग में बट गया, एक हीनयान एक महायान। तो महायान के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर कथन सही है। चलिए, ऑप्शन कह रहा है कि महायान में मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। थर्ड ऑप्शन है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। और 4 है कि बोधिसत्वों को नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। अब महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर सही होगा? 28 का क्या होगा? 28 का जो यहाँ पर सही हो जाएगा कि महायान जो था आपका 2 भाग में जो बट गया था, तो ये बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था आपको, है ना। बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ बनाने जाने लगी थी आपका। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए अगला है 29 प्रश्न कह रहा है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यहाँ पर खिलजी के बारे में और तुगलक वंश के बारे में प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? चलिए, ऑप्शन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रखे पाए। और दूसरा ऑप्शन है कि उपमहाद्वीप पर काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। तीसरा ऑप्शन है कि गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। और 4 है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सही है खिलजी और तुगलक से संबंधित? देखिए, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, यानी कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लें कि दिल्ली सल्तनत जो था उसकी जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था वो। और सुल्तान इसको कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के जो मुखिया होते थे ना, यानी कि जो प्रशासक होता था, उसको क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपका सवाल नंबर है 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो किसके बारे में? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो कथन देखिए कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। देखिए, सारा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं कि 1-2 ऑप्शन पढ़ के आप टिक मार करके निकल जाइएगा ना, तो फिर आपको भी सीटेड वाला निकाल देगा बाहर, समझें, पास नहीं कर पाइएगा। पूरा ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, और जल्दी जल्दी पढ़िए और समझ समझ के पढ़िए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तीसरा ऑप्शन है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। और चौथा ऑप्शन है कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। तो तीनों में क्या होगा? 30 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3rd नंबर। कह रहा है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा था, इसका ये गलत है ना। अधिकांश जनजाति क्या कह रहा है कि लिखित दस्तावेज रखा था, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बाकी 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है ना। देखिए, नहीं लास्ट में थोड़ा सा दे दिया जाता है, तो नहीं वाला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, नहीं है, गलत है, क्या कारण है। तो ये सब कुछ चीज़ जो लगल रहता है ना, इसको देखते नहीं हैं और सीधा टिक करके निकल जाते हैं जल्दी में और कहते हैं कि हम गलत करके आ गए। तो ये सब चीज़ भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रखता है आप एग्ज़ाम में पास करने का।
कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ आ गया, तो सिर्फ अलावा तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना, सिर्फ वाला काट दीजिएगा पहले से। यहाँ भी तीसरा नंबर में क्या आ गया, सिर्फ आ गया, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल ही 100% सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन ए है कि अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो। सी है कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और डी है स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन को प्रमुखता देना। 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, और यहाँ पर डी नंबर, यानी कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये आपका गलत है। और अतीत की सभी सांस्कृतिक, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर बी और डी बिल्कुल ही सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी और डी, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। अगला प्रश्न हम चलते हैं 33 नंबर। 33 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी नंबर ऑप्शन है कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख करके। और सी है कि सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, या कक्षा की दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड दे करके। देखिए शारीरिक दंड तो हमको देना ही नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन ऐसा ही कट गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आप छांटने के लिए देखिए, छांटते चल जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3rd। अच्छा थर्ड होगा, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है ना, तो ये बी सी होएगा। डी तो यहाँ पर आपको काट दिए थे, तो डी तो आपका होगा नहीं, है ना, तो ये बी सी यहाँ पर तीनों सही है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, इतिहास शिक्षण शास्त्र क्या प्रयास करेगा? ऑप्शन ये है कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बी है कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। सी है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों के संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। या डी है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष में के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख सके। चलिए बताइए इसका क्या होगा। देखिए 34 का जो हो जाएगा दोस्तों आपका, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा? तो इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर होगा, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, और बी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोज, ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदन करे, तो प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदन करे, ये आपका गलत है। और डी कह रहा है कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे, ये भी आपका सही है। यानी कि ए बी और डी यहाँ पर सही है, यानी कि 3rd नंबर यहाँ पर भी सही है। अगला है 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में रूप में स्वीकारा गया? क्या तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, बताइए ये किस मतलब इसको समाकलित किया गया है ना, इसको स्वीकारा गया है, भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? आज़ादी, समानता,
जीवन या न्याय। तो 35 का क्या होगा? 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर यानी कि जीवन। ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने AR 1987 और 1986 के बाद में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की और प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार दिया गया आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। अगला है 36 नंबर, कह रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने दिया था? बताइए, विविधता में एकता का ये मुहावरा किसने दिया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या MK गांधी। 36 का हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया था आपको। नेक्स्ट है 37 नंबर की लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? देखिए तो लोकसभा में पूछ रहा है, लोकसभा में भी मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, लोकसभा में भी मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने होते हैं? तो लोकसभा में होते हैं 2 और अगर राज्यसभा में पूछ लिया जाए तो होते हैं आपका 11। ठीक है, तो लोकसभा में होते हैं 2, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। और 2 जो लोकसभा मनोनीत किए जाते हैं ये अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत ये मनोनीत किए जाते हैं आपका। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम अगर पूछ लिया जाए तो 552 होता है, वर्तमान में कितना है? तो 545 है। और निर्वाचन कितने का होता है? तो 543 का आपको निर्वाचन होता है, 2 का मनोनीत किया जाता है और 545 अभी वर्तमान में है, अधिकतम 552 होता है आपका। अगला है 38 नंबर प्रश्न, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? देखिए 2006 के बाद नेपाल में क्या हो गया? वहाँ पर राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोकतंत्र, यानी कि 38 के क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, 2008 से यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया है। ठीक है, अगला है 39 नंबर की प्रश्न, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो कोस्टा रिका उपागम किसको कहा जाएगा? ऑप्शन 1 है कि सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, दूसरा ऑप्शन है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, या सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। 39 का क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करना। ठीक है, जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। अगला है आपका 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली स्थान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। देखिए विशाखा निर्देश की रचना जो किया गया था 1997 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो मतलब कि किस उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था महिलाओं को? तो सड़कों पर उत्पीड़न, गाड़ियों में, या कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में। तो 40 का क्या हो जाएगा? ये कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था। यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा आपका? कार्यस्थल। आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर 40 का। ठीक है, अगला सवाल है आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? देखिए राज्य में जो राज्यपाल होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो बताइए। अटॉर्नी जनरल राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल। बी नंबर ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, या केंद्रीय सरकार। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा इसको इनका नियुक्ति किया जाता है। देखिए मेन रूप से इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, और 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये कार्य करते हैं, इनको पहले भी पद से हटाया जा सकता है, 5 साल के पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। और अनुच्छेद कितने के तहत इनको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को? तो अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 155 में ये वर्णन किया गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, लेखपाल, पटवारी, नगर निगम कार्य काउंसिलर, या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो 42 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि नगर निगम वार्ड काउंसलर। नगर निगम वार्ड काउंसलर जो है ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं है। ठीक है,
ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो नगर निगम वार्ड काउंसलर है ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इसका जो इनका निर्वाचन नगर पालिका परिषद में एक विशिष्ट वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, जो काउंसलर होते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे कि लेखपाल है, पटवारी है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, ये सभी क्या है, ये सभी एक ही पद हैं। ठीक है, लेखपाल कहिए, पटवारी कहिए, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कहिए, ये सब एक ही पद है। ठीक है, चलिए, और ये सभी क्या है, तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और ये सब एक ही पोस्ट है, पटवारी, लेखपाल, ये सब वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या है? तो भारतीय उच्चतम द्वारा दिए गया था DK बासु निर्देश, आखिर ये क्या निर्देश है? ऑप्शन देखिए, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाने के निर्देश, और घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाव के निर्देश। तो DK बासु निर्देश आखिर क्या निर्देश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 1, यानी कि गिरफ्तारी, नज़रबंदी या पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश को DK बासु निर्देश कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और प्ले लिस्ट में आप जाकर के जरूर पढ़िएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे सीटेट से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। और BPSC की तैयारी करते हैं तो BPSC का भी आपको टेस्ट चल रहा है ना, तो BPSC का भी टेस्ट आपका चलते रहेगा और सीटेट का भी टेस्ट आपका चलते रहेगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? बताइए। तो वन अधिकार कानून के बारे में बता रहा है, अति पिछड़ा जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, जातियाँ या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। तो वन अधिकार कानून किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी कि ST से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। और वन अधिकार अधिनियम जो था ये 2006 में आया था आपका। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, और आज का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज का ये क्या है? लास्ट प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन कह रहा है कि हमारे अतीत फर्स्ट यानी कि कक्षा 6 के एक NCERT की इतिहास की एक पाठ्य पुस्तक, भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011 या जन्म एवं मृत्यु के पंजीकृत रिकॉर्ड। अतीत का द्वितीयक स्रोत का यहाँ उदाहरण पूछ रहा है कि इन्हीं निम्नलिखित में से द्वितीयक स्रोत के उदाहरण क्या क्या है? तो द्वितीयक स्रोत के उदाहरण जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर 1, यानी कि हमारे अतीत यानी कि कक्षा 6 के लिए NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 1। तो आज यहीं पर क्लास हम समाप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए 15 प्रश्न यहाँ पर और दिए गए हैं जो आपके पेडागोजी से सवाल है, तो इसको आप पढ़िएगा और इसको आप बनाइएगा। और इसके अलावा देखिए इसका यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, सारा डिस्कशन यहाँ पर आपको दे दिया गया है ताकि आप इसको अच्छे से यहाँ पर यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर सोल्व कर दिया गया है। इसको आप पढ़िएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बार बार यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये सीटेट का भी स्टार्ट हो चुका है आज से, और जितने भी प्रीवियस ईयर यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पीछे सारे का यहाँ पर डिस्कशन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा देखिए चैनल है। आप जैसे ही करियर पॉइंट बाय मुकेश सर लिखिएगा, ये हमारा लोगो है ना, तो ये लोगो आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना। एकदम 45 में हमको 45 लाना है 100%। आपको जितना हम करा रहे हैं उतना आप करते रहिए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जा करके जितना पढ़ाया गया
गया है, आप पढ़िए जा करके। वहाँ पर आपको पिछले साल भी आपको जो सीटेट की तैयारी करवाई गई थी वो भी आप पढ़िए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। पेडागोजी का बहुत सारा क्लास लिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।